हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना खुद का चैनल है, उसमें हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कल पिछले वीडियो में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ा था। आज हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ रहे हैं। देखिए, इस जो सम्मेलन शुरू हुआ था, इस सम्मेलन के अंदर सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, वो असफल हो गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौते के बाद में गांधी जी रेडी हो गए थे, गांधी जी तैयार हो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, क्योंकि उस तत्कालीन परिस्थिति में जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, वो लगभग धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ रहा था, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से व्यापारी और महिला काफ़ी मात्रा में भाग ले रहे थे। व्यापारी और महिलाओं का काफ़ी मात्रा में गांधी जी के ऊपर दबाव था कि वो गांधी जी इस आंदोलन, इस मूवमेंट को रोकें। और शुरू के अंदर लोग जिस जोश के साथ इस आंदोलन में जुड़े थे, बाद में लोगों में वो जोश नहीं रह गया था। इस प्रकार आंदोलन भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। उधर प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद में अंग्रेजी सरकार के द्वारा तत्कालीन वायसराय पर यह प्रेशर, ये दबाव डाला गया किसी भी प्रकार गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर लाया जाए। तो इस प्रकार गांधी जी व वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जो 5/1931 को ये होता है। उसके बाद गांधी जी तैयार होते हैं और अपने आंदोलन को रोकते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसकी शुरुआत की हम बात करें 7 सितंबर 1931, यानी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसके अगर हम स्थान की बात करें तो सेंट जेम्स पैलेस, जो कि सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन के अंदर है। देखिए, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। राउंड टेबल मतलब इस प्रकार की मेज़ होती है और उस मेज़ के चारों ओर इस प्रकार व्यक्ति बैठ जाते हैं और सभी को इक्वलिटी, बराबरी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थे जिनमें अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। बराबरी का दर्जा इसीलिए दिया गया था कि एक राउंड टेबल के ऊपर ये मीटिंग हो रही थी और इसके चारों ओर सभी बैठकर मीटिंग में भाग ले रहे थे। तत्कालीन अगर हम वायसराय की बात करें तो उस समय वायसराय थे वेलिंगटन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय थे वेलिंगटन, और भारत सचिव थे सैमुअल हंक, ये उस समय भारत सचिव थे। तो कारण मुख्य रूप से जो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कारण था, एक तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, क्योंकि जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। शुरू में अंग्रेजी सरकार उससे घबरा गई थी। उस आंदोलन को किसी प्रकार गांधी जी को बहला फुसला कर यहाँ लाना, ताकि ये आंदोलन किसी प्रकार से रुक जाए, ये भी एक मुख्य मुद्दा था। और दूसरी बात थी गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता हो चुका था, उसके कारण गांधी जी को वहाँ उसमें भाग भी लेना था। तो गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, याद रखेंगे अक्सर ही पूछा जाता है, तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और गांधी जी वहाँ जाते हैं SS राजपूताना जहाज़ से। याद रखेंगे अक्सर पूछा जाता है गांधी जी वहाँ किस जहाज़ से गए, तो SS राजपूताना जहाज़ से गांधी जी वहाँ गए। और गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं 12 सितंबर 1931 को। इसके अलावा अगर हम देखें व्यक्तिगत रूप से एनी बेसेंट भी गई थी, सरोजिनी नायडू भी गई थी, और मदन मोहन मालवीय, ये सभी व्यक्तिगत रूप से गए थे। परंतु कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी, इसके अलावा ये कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से गए थे। कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग की ओर से हम बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और इकबाल, इन सब ने भाग लिया था। इसके अलावा घनश्याम दास बिड़ला, देवदास गांधी और महादेव देसाई, इन लोगों ने भी भाग लिया था। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके अलावा व्यापारी जो वर्ग थे उनकी तरफ से भी गए थे, किसान वर्ग था उनकी तरफ से भी गए थे, जो ब्रिटिश भारत था उनके प्रतिनिधि भी गए थे, और जो देशी रियासतें थीं उन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी अपना भाग लिया था। इसके अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये क्या थे? तत्कालीन ब्रिटिश जो इंग्लैंड था उसके प्रधानमंत्री थे। इसका उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के महाराजा थे, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये सब उसके अंदर आप देख रहे हैं। मुख्य रूप से जब वहाँ जाते हैं तो गांधी जी के द्वारा 2 प्रकार की मांगें रखी जाती हैं। क्या मांग रखी जाती है? एक तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। गांधी जी कहते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना भारत में की जाए, गांधी जी अपनी मांग रख रहे हैं। और सेकंड, जो वायसराय है, इसकी जो पावर है, इसकी शक्तियाँ हैं, उसको कम किया जाए। तो इन 2
मांग गांधी जी वहाँ रखते हैं। पर गांधी जी की इन मांग को अन्य जो प्रतिनिधि संगठन भाग ले रहे हैं इनके द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ये जितने भी संगठन उस समय भाग ले रहे थे उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं था, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। इन सब का अपना उद्देश्य था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य था दलित समाज के लिए काम करना। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के लिए काम करना। और एक प्रकार से मुस्लिम लीग को एक प्रकार से ऊपर खड़ा करने का काम अंग्रेजी कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की मुख्य नीति क्या थी कि भारत में फूट डालो, राज करो। अगर भारत के लोग एक हो गए तो आपको यहाँ से भगा देंगे, यहाँ से आप राज नहीं कर पाओगे। तो फूट डालो, राज करो नीति के तहत ही काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जो मुस्लिम थे उनको उनकी मानसिकता को बदला। उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, हिंदू आपको दबाएंगे, देश हम जब आपको सत्ता सौंप के जाएंगे तो आपका यहाँ पर कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इस प्रकार उनको मानसिक रूप से, मैं ये कहता हूँ, उनका मानसिकपन, दिवालियापन अंग्रेजों के द्वारा किया गया और उनको ये बहकाया गया कि आप अपने अलग से अधिकारों की मांग करें। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए मांग करे थे, मुस्लिम वर्ग के लिए मांग कर रहा था, और अन्य जो लोग थे वो सभी मांग कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, पृथक निर्वाचन की मांग की। अब पृथक निर्वाचन की मांग की, इससे गांधी जी बहुत ही नाराज हुए, क्योंकि पृथक निर्वाचन की मांग करना सही मायनों में भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना ही था। क्योंकि इससे पहले 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत करके, कांग्रेस पहले ही इस मामले में बहुत गलत कर चुकी थी कि 1909 में मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था स्वीकार किया गया था 1909 में, जो कि बहुत गलत था। उसके बाद 1919 के अधिनियम में ऐसे ही मांग सिखों को भी दी गई थी, अर्थात सिखों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा, और सबसे पहले 1909 के अधिनियम के द्वारा ये दिया गया था मुसलमानों को, और इसके द्वारा बहुत ही गलत हो रहा था। और अब ऐसी ही मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए कर दी। अब दलितों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अगर कर जाती तो उस प्रकार सारा समाज खंडबिंड हो जाता। तो गांधी जी ने इसका बहुत अधिक विरोध किया। अब मुख्य रूप से कांग्रेस ने यह कहा कि भाई हम मुख्य रूप से भारत की 85% जनसंख्या की मेजॉरिटी है, बहुमत है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के द्वारा जब ये कहा गया तो अन्य जो संगठन थे, अन्य जो व्यक्ति थे, अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन थे जो भाग ले रहे थे, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस 85% जनसंख्या का नेतृत्व नहीं कर रही, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा दलित वर्ग का कोई कांग्रेस प्रतिनिधित्व नहीं करती है, मुस्लिम वर्ग का ने कहा कि मुस्लिम वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ऊपर से देशी रियासतें थी उनका अलग रोना था, ब्रिटिश भारत के थे उनका अलग रोना था। इस प्रकार कांग्रेस जो उस समय वाकई में ही बहुत बड़ी जनसंख्या का कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन अंग्रेज ये चाहते थे किसी प्रकार जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आए हैं ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए और भारत की यहाँ पर बात ही नहीं हो पाए, और अंग्रेज अपनी एचआर में बिल्कुल सक्सेस रहेगा। क्यों? अंग्रेजों ने वहाँ जाकर सारे भारतीयों को ही आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दिया, और जो मुख्य डिमांड थी, भारत के लिए डिमांड थी, वो कोई भी मांग पूरी नहीं गई, और अंग्रेजों ने इनके आपस में सिर बढ़वा दिया, आपस में जूत बजाई करा दी, और भारतीयों के हाथ में कुछ भी नहीं लागण दियो। गांधी जी थे जब उस समय जॉर्ज पंचम से मिलते हैं, जो वहाँ के महाराजा होते हैं, तो उस समय चर्चिल होता है। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था, अर्धनंग फकीर चर्चिल के द्वारा गांधी जी को कहा गया था। इसके अलावा हम बात करें गांधी जी के ठहरने का हाल, जो किंग्सले हाल था, वहाँ पर किंग्सले हाल, वहाँ गांधी जी को ठहराया गया था। और गांधी जी वापस किससे आते हैं? तो वापस गांधी जी बेंस्टियाना जहाज़ से गांधी जी 28 दिसंबर को भारत पहुंचते हैं, और जब वो भारत पहुंचते हैं तो काफ़ी लोग उनका वेलकम करते हैं, भाई गांधी जी अंग्रेज़ गए थे, क्या लेके आए, क्या लेके नहीं आए। तो गांधी जी जैसे यहाँ आते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, लेकिन भारत की जो इज्जत है, भारत का मान सम्मान है, उसको मैंने नहीं झुकने दिया। अर्थात मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन मैंने भारत के मान सम्मान को भी नहीं झुकने दिया। और इस प्रकार गांधी जी भारत पहुंच जाते हैं 28 दिसंबर को। अब यहाँ पर जो वायसराय था वेलिंगटन क्या करता है, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर जो नेता थे हमारे, उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है, और उनके ऊपर बहुत दमनात्मक कार्रवाई करता है। अब गांधी जी से बड़े क्रोधित हुए, और गांधी जी ने ये कहा कि अगर ऐसा आप दमनात्मक कार्रवाई करोगे तो मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अब ऐसा जब गांधी जी ने कहा तो अंग्रेज वायसराय इससे बड़े नाराज़ हो गए, और उन्होंने क्या किया, गांधी जी को उठाकर जेल में डाल दिया। यरवदा की जो जेल थी, यरवदा की जेल में गांधी जी को डाल दिया, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी दल थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब गांधी जी ने फिर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, गांधी जी ने शुरू कर दिया। लेकिन दोबारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया
तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन उस गति से नहीं चला, क्योंकि एक तो आपने पता होगा कि गांधी जी के द्वारा जो पहला सबसे बड़ा मूवमेंट चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसको बीच में छोड़ दिया गया, तो उससे भी लोग बहुत अधिक नाराज़ थे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को बीच में छोड़ दिया गया और अब दोबारा उसको शुरू किया जा रहा था, तो एक प्रकार से लोग दोबारा इस आंदोलन में नहीं जुड़े। हालांकि आंदोलन ऐसे चलता रहा, लेकिन जिस प्रकार आंदोलन चलना चाहिए वैसे आंदोलन नहीं चला, रेंग कर चलता रहा, लेकिन इस प्रकार का ग्राउंड लेवल पर कहीं भी ये आंदोलन नज़र नहीं आ रहा था। ये कहूँ कि ये चल जरूर रहा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन नज़र नहीं आ रहा था। अब मुख्य रूप से इस आंदोलन से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।